राना शमीम साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट PMLN, वो कह रहे हैं कि अपना ये एफिडेविट ही मेरा नहीं है और मेरा एफिडेविट जो है वो तो लॉक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो लॉक एफिडेविट जो है वो अखबार तक कैसे पहुंचा और अखबार जो है उसने वो एफिडेविट कैसे जो है वो छाप दिया। लग यूँ रहा है कि एफिडेविट जो है वो नवाज शरीफ साहब के ज़रिए इस अखबार तक पहुंचा और अखबार ने नवाज शरीफ साहब के बयान के ऊपर ये चला दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नाज़रीन, साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी के पूरी दुनिया में चर्चे हैं, लेकिन अभी तक वो खुद अपने बयान हल्फी से बेखबर है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने राना शमीम को मुखातिब किया और पूछा, क्या आप अपने बयान हल्फी के मदरजात को तस्लीम करते हैं? जिस पर राना शमीम ने इंकशाफ किया कि कौन सा बयान हल्फी, कैसा बयान हल्फी, मुझे नहीं मालूम। जो बयान हल्फी रिपोर्ट हुआ है वो कौन सा है? मेरा सील्ड हल्फनामा लंदन में लॉकर में मेरे पोते के पास महफूज है। उन्होंने साफ साफ अल्फाज में बताया कि मैंने किसी सहाफ़ी या मीडिया को हल्फनामा नहीं दिया। पता नहीं किसने मेरा बयान हल्फी मीडिया को दिया। ताहम अदालत ने उन्हें 7 दिसंबर से पहले अपने असल बयान हल्फी के साथ तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम की स्टेटमेंट पर हैरानी का इजहार किया और इसे ख़तरनाक करार दिया और साथ ही उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि सियासी बयानिए के लिए अदालत को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर असल बयान हल्फी मुख्तलिफ हुआ तो मुतलका अखबार पर बड़ा सवालिया निशान लग सकता है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल, आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि अब राना शमीम का इंकशाफ है कि उन्होंने तो किसी को अपना बयान हल्फी नहीं दिया। अब ये उनके बयान हल्फी पर तजाद, आपके ख्याल में ये मामला किस रुख जा सकते हैं? बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है आज की जो अदालती कार्रवाई है और उसके ऊपर जो अखबार के ऊपर जो भी असर पड़ेगा वो तो अखबार जाने और अदालत जाने। लेकिन जिस जर्नलिस्ट ने ख़बर दी वो न सिर्फ उस पर कायम है बल्कि उन्होंने आज एक व्लॉग भी किया और बताया कि इन्होंने मुझसे बात भी की और मैंने ख़बर में भी लिखा और तस्लीम किया और उसके बाद मुख्तलिफ़ मीडिया चैनल्स पे इनके साहबजादे भी आए, क्योंकि वो भी एक दिलचस्प शख्सियत साबित हुए हैं अपने वालिद मोहतरम की तरह। और अब उनके पोते का जिक्र आ गया राना शमीम साहब के, कि जो लंदन में है और वो बयान हल्फी उनके पास लॉक एंड की में है, लॉकर में है। हाई कोर्ट का रिटन ऑर्डर भी आ गया है कि पाकिस्तान हाई कमिश्नर जो लंदन में हैं वो भी, सेक्रेटरी खारजा भी और अटॉर्नी जनरल सब मिल के इस बयान हल्फी को पाकिस्तान लाएँ 7 दिसंबर तक। चूँकि उन्होंने ये कहा था कि भाई का चेलम है तो 12 के बाद रख लेंगे तो बड़ी सहूलत होगी, या 7 और 5 और 12 के दरमियान में रख लें। लेकिन वो इस बात से ये नहीं कह के निकल गए कि कोई बयान हल्फी नहीं। उन्होंने ये कहा कि मैंने ये देखना है कि जो मैंने साइन किया था वो क्या है, क्या उसमें और इसमें कोई फ़र्क तो नहीं है। तो ये एक बड़ी मज़े की पाकिस्तान के अंदर अदालती कार्रवाई हो रही है कि एक तरफ जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अटॉर्नी जनरल्स को ही नोटिस कर चुके हैं, जो साबिक चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार साहब की एक ऑडियो लीक है जो अमेरिका से आई, उसके बारे में उन्होंने जवाब उनसे मावनत के लिए बुला लिया है कि प्री एडमिशन नोटिस किया है। उससे पहले वो ये ले चुके थे। तो आज उन्होंने एक तो ये बड़ी क्लियर बात कही कि अगर 7 दिसंबर तक नहीं आता तो फिर ये समझा जाएगा कि शायद कोई ऐसा बयान हल्फी नहीं है, और बयान हल्फी नहीं है तो फिर ये खबर कहाँ से आई, फिर ये एक अलग काम होगा। हालांकि अटॉर्नी जनरल ने बड़े ज़ौक शौक से कहा था कि जी इसमें मीडिया को आप बाहर निकाल दें, क्योंकि मीडिया का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने उस बात को फ़िलहाल कोई डिसीजन नहीं लिया उस पर, बल्कि उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि सब के सब अपनी अपनी जगह जवाब दे रहेंगे जब तक बयान हल्फी हमारे सामने नहीं आ जाता। अब आप देखें कि राना साहब के बारे में जो हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साकिब बशीर, उनका कहना ये था कि वो खासे दबाव में मुझे नज़र आ रहे थे। इस तरह नहीं था कि वो कोई बिल्कुल अशाश बशाश आए हों। और मैं चूँकि इनको मिला हुआ हूँ राना शमीम साहब को, हैं ये बिल्कुल दिलचस्प शख्सियत। और ये जब पहली दफ़ा मेरे पास आए थे तो तब ये वैसे काम से आए तो उस वक्त ये पीपल्स पार्टी के लिए पुरजोश थे, लेकिन कुछ अरसे के बाद ये लग गए चीफ कोर्ट जीबी
की जो है वहाँ पे चीफ कोर्ट लग गए, और जब वहाँ से फारिग हुए तो ये फिर पीपल्स पार्टी के हुकूमत जो सिंध की है उसमें 2019 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर लग गए, बड़ी तनख्वाहों का भी चर्चा है। यानी ये दोनों पार्टियों में बड़े अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। अब जो इन्होंने चैलेंज किया है और जो अनाउंस किया है कि बयान हल्फी है, मैंने कंटेंट देखना है, अगर तो ये उस पर कायम है तो फिर ये अदालती कार्रवाई एक नए मरहले में दाखिल होगी जिसमें साकिब निसार साहब को नोटिस होने का कभी इम्कान है। बेशक इन पे तौहीन अदालत लग जाएगी क्योंकि आज वो उससे भागे नहीं हैं, उन्होंने सिर्फ टाइम गेन किया है जो मैं समझता हूँ, और वो उनको मिल गया है। ठीक जी, अयाज साहब। राना साहब की बात कि वो प्रेशर में भी थे और पीपल्स पार्टी से नून लीग से फिर पीपल्स पार्टी, तो कहीं पीटीआई से तो नहीं कोई ऑफर हो गई, मतलब ऐसे ही तो सवाल बनता है ना, क्योंकि प्रेशर था तो मुमकिन है कि वो नेक्स्ट कोई नौकरी उन्हें मिल रही हो और वो पक्की कर ली हो उन्होंने। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है इस हवाले से कि एक बयान हल्फी एक शख्स का दाखिल किया जाता है एक अदालत में, और वो पहले तो ज़ाहिर है उसकी एक स्टोरी छपती है और स्टोरी ये क्लेम करती है कि जी उनका वर्जन इसमें मौजूद है, और राना साहब ये कहते हैं कि जी वो स्टोरी छपने के बाद मुझसे वर्जन लिया जाता है। अजीब बात है। एक वो सुनते आ रहे हैं काफ़ी अरसे से कि कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जो छप जाती हैं और उसके बाद रिपोर्टर को पता चलता है कि हाँ मैंने ये स्टोरी दी थी। बहरहाल यहाँ रिपोर्टर बहुत चूँकि सीनियर हैं और वो अपनी उस पर कायम भी हैं, ये तो एक रुख हो गया। अब जब राना साहब ने वो सारा रुख ही इसका तब्दील कर दिया, और उनके साहबजादे का जो जिक्र कर रहे थे राना साहब, वो भी बहुत दिलचस्प आदमी हैं, उनके बड़े तजादात थे जब वो मुख्तलिफ चैनल्स में वो बैठे एज गेस्ट, तो वो भी बड़ी दिलचस्प बातें कर रहे थे। एक चीज़ बात दूसरी से मिलती नहीं थी, और ये ज़ाहिर है ये तो खैर बड़े राना साहब हैं, चीफ जज रहे हुए हैं, तो इस हवाले से कुछ चीज़ें बड़ी मुबहम सी हो गई हैं। अगर इसको मतलब एक ऐसे ही मैं मतलब इसको एक देखूं कि ये हुआ कैसे होगा, कि अगर एक बंदा कहता है जी मेरा बयान हल्फी तो एक वो लॉकर में पड़ा हुआ है, मैंने तो दिया ही नहीं, तो इसका मतलब है कि किसी ने वो बयान हल्फी दिया। मुमकिन है मदरजात सेम हो, अगर हट के तो नहीं होने चाहिए, मेरे ख्याल में तो सेम तो होने चाहिए ना जब इतना बड़ा रिस्क लिया है। और फिर ये कहा गया हो कि जी मैं कह रहा हूँ कि वो राना साहब इनकार नहीं करेंगे, ये आप स्टोरी ले लें छाप दें। अब वो शख्सियत इतनी काबिल एतबार हो, काबिल एतमाद हो कि बंदा उसको इनकार ना कर सके। फवाद चौधरी तो खैर नवाज शरीफ साहब का नाम ले रहे थे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कोई ऐसा शख्स है जो कहे कि जी जब मैं कह रहा हूँ कि वो इनकार नहीं करेंगे तो ये उनका वर्जन है मेरी तरफ से, आप लगा दें उसमें तो लग जाए। बहरहाल चूंकि मामला अदालत में है, इससे ज़्यादा मैं इस पर गुफ्तगू ना ही करूँ तो बेहतर है। आप आगे चलिए जी। ब्रिगेडियर साहब, ये राना शमीम का जो बयान है ये हैरान कुन है कि वो कह रहे हैं कि मेरा जो हल्फी बयान था ये सील था, लॉकर में था, और ये किस तरीके से निकल गया। तो पहले ये कैसे किसके पास आया, किसने निकाला? उनके बेटे ने भी कहा कि जी हाँ जी ये बयान उन्होंने दिया है और हल्फी बयान है, और इंग्लैंड में नोटरी पब्लिक ने किया है। और उसके बाद अब आफ्टर थॉट कैसी है जबकि जो हाई कोर्ट ने मांग लिया कि जी 5 दिन के अंदर ओरिजिनल हल्फी बयान दिया जाए, और वो कह रहे हैं कि मेरा सील पड़ा हुआ था। ये बड़ी सीरियस सिचुएशन है, इसको समझने की ज़रूरत है कि ये हमारी अदालती निज़ाम को, उसके बाद हर किस्म के निज़ाम को ये तबाह करने के बराबर है। इसको अदालत को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और देखना चाहिए। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि राना शमीम को कोर्ट को बुलाना चाहिए, हल्फी बयान के साथ ख़ुद पेश करें, आके ख़ुद पेश हों और बताएं कि ये कहाँ किस वक्त साकिब निसार ने कहा था, क्या उस वक्त आमिर फारूक जो जज थे वो पाकिस्तान में थे या वो नहीं थे, या उन्होंने गलत स्टेटमेंट दी है। अगर गलत स्टेटमेंट दी है तो एक नहायत ही स्टर्न और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, ताकि आइंदा किसी को भी अपने जुडिशरी के एक्सर्जीज के ख़िलाफ़ या वैसे भी एक जो ऑन ओथ हल्फी बयान होते हैं ये गलत नहीं होने चाहिए। इसकी बहुत वैल्यू होती है। इसलिए अगर किसी नॉर्मल आदमी ने दिया हो तो उसको तो हम पकड़ के उसका हशर कर देते हैं, लेकिन ये एक चीफ जज जो है गिलगित बल्तिस्तान का, अगर वो ऐसी स्टेटमेंट देते हैं और रिटायरमेंट के बाद एज के बाद, तो आई थिंक कहीं ना कहीं दाल में काला है। उसको हमें ज़रूर
क्लियर करना चाहिए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है और किस तरीके से 4 साल के बाद, इतने अरसे के बाद उनको अचानक ये ख्याल आ गया कि नाउ इज़ द राइट टाइम पे मैं इंग्लैंड में जाके वहाँ से नोटरी पब्लिक से इसको अथेंटिकेटेड करवाऊँ, उसके बाद मैं ला के पाकिस्तान में इसको पेश करूँ, लीक कर दिया जाए बल्कि, और फिर आप कहेंगे मैंने जो ये लीक ही नहीं किया, मेरे ये सील पेपर पड़ा हुआ था। इसके पीछे कहीं ना कहीं तो कॉन्स्पिरेसी है, उसको ज़रूर देखना चाहिए और इसके ऊपर मेरे ख्याल में कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहिए। ये नहायत अहम बात है, इससे ये पोल भी खुल जाएगा कि क्या PMLN से इन्वॉल्व है, क्या PMLN को फेवर देने की किया गया है, क्या नवाज ये मरियम नवाज की और जो इनकी है नवाज शरीफ की बेल एप्लीकेशन है उसको सपोर्ट करने दिया गया ताकि इनको बेल मिल सके, या इसके लिए क्या मुहरकात है। आई थिंक तमाम चीज़ों को हमें ये क्लियर करने की ज़रूरत है। इस पे हाई कोर्ट को हर हालत में इसको करना चाहिए, कोशिश कि इसको क्लियर किया जाए, और साथ ही हुकूमत को भी जोर लगाना चाहिए क्योंकि इसमें हुकूमत के ऊपर भी बहुत बड़ा इल्ज़ाम आता है, इसलिए मिल के इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। जी फैसल साहब। अच्छा देखें, ये जो राना शमीम साहब हैं और इनके जो साहबजादे हैं, हो सकता है कि इनकी शख्सियत जो है वो दिलचस्प होगी, लेकिन सूरत-ए-हाल जो है ना वो बहरहाल दिलचस्प नहीं है। बहुत ही शर्मनाक और अफसोसनाक जो है ना वो सूरत-ए-हाल है। आप ये देखिए इस मुल्क में कितने अहम तरीन ओहदों पर किस जहनी सतह के लोग जो है वो फाइज रह चुके हैं। अब इस बात से कतई नज़र के जो रिपोर्टर था, अब नाम है रिपोर्टर से हमदर्दी है ना, उस रिपोर्टर के इदारे से हमदर्दी है। ये देखिए वो बयान हल्फी उनके पास राना शमीम ने दिया है, ये नहीं दिया, लेकिन कोई राना शमीम से ये तो पूछे भाई आपने जो बयान हल्फी अगर ये जारी किया था, लिखा था, तो ये क्या आपने लंदन की लॉकअप में जो उसमें लॉकर में रखने के लिए लिखा था, जो अपने पोते के पास आप जो है रख कर आ गए? ये बात इनकी कौन तस्लीम करेगा? अच्छा दूसरी बात ये जो बात इनकी कहने की मुझे पता ही नहीं कि अखबार में रिपोर्ट क्या हुआ है, कोई एक आम इंसानी जहन जो है ना इस बात को तस्लीम कर ही नहीं सकता कि जब पूरे पाकिस्तान में इतना जिलजिला आया हुआ हो, इतनी हलचल मची हुई हो पॉलिटिकली, और उसमें जो मेन करैक्टर हो तो उस बोला मुझे कुछ पता ही नहीं है कि अखबार में जो है वो छपा गया था, तो आपने अदालत में आने से पहले भी मालूम नहीं किया कि किस वजह से आपको जो बुलाया जा रहा है और किस खबर की बुनियाद पर बुलाया जा रहा है, तो उसी वक्त आप पढ़ लेते। अच्छा आप 40वें की तो बात कर रहे हैं कि मेरे भाई का 40वां है, इसमें जो है वो तारीख में तौसी कर दी जाए, लेकिन जिस वक्त आपके भाई का इंतकाल हुआ उस वक्त तो आप शिरकत के बजाय जो है वो किसी और मुल्क से जो है लंदन में नवाज शरीफ साहब के पास जो है वहाँ चले गए थे। राना शमीम साहब दानिस्तगी में या नादानिस्तगी में अगर इस्तेमाल हो गए तो उनको इस चीज़ की वजाहत करनी चाहिए। अगर वो अपनी मंशा के मुताबिक उन्होंने बात कही है तो फिर स्टैंड करें, आप खड़े हों। लेकिन ऐसे आमिर साहब ने भी उनकी शख्सियत का जो नक्शा खींचा है, तो हो सकता है ऐसे लोगों को मुस्लिम लीग जैसी पार्टी के लिए जो इतनी एक सियासत की असरार और नमूज को जो समझती हो इस्तेमाल करना कौन सा मसला है। राना शमीम तो ऐसी कोई इशू नहीं है उनके लिए, तो किसको उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, तो राना शमीम बेचारे की क्या हैसियत है। लेकिन जो भी सूरत-ए-हाल हो ये तो आज ही क्लियर हो सकती थी ना, आप कोई पूछ लेता उनसे भाई कि ये हम अदालती कार्रवाई पे ज़ाहिर बात नहीं कर सकते, लेकिन उनसे पूछा तो जा सकता था ना कि आपके सामने ये बात हुई थी या नहीं हुई थी जो आपने जो है साबिक चीफ जस्टिस के हवाले से कही थी। बयान हल्फी को तो आप एक तरफ रख दें, ये उनसे वही मालूम कर लें कि भाई ये मामला हुआ था या नहीं हुआ था, सूरत-ए-हाल जो है वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद क्या जरूरत है उनके किसी बयान हल्फी की और वजाती बयान की या उनकी जबानी बयान की, जो उनसे बयान ले लें आप सामने, बता देंगे ये बात हुई थी या नहीं हुई थी, दोनों सूरतों में जो है वाज़ेह हो जाएगा मामला। ठीक जी इलियास साहब। देखिए ये अब जो सूरत हाल है एकदम तब्दील होती नज़र आ रही है, क्योंकि जस्टिस साहब ने शमीम साहब ने कहा कि जी मुझे तो इसमें पता ही नहीं है कि क्या आया है, किस तरह आया है, कौन सी खबर। ये तो सूरत हाल बड़ी अजीब है कि जिस बंदे ने एक अपनी लिखी हुई है कि विल लिखी हुई है उसके बारे में पता ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि इंग्लैंड में पड़ी हुई है, तो उसको लेके आया जाएगा तो उस वक्त पता चलेगा कि इसमें क्या सही है, दस्तखत देखेंगे, वो अपनी जो सूरत हाल है। इस पर जो अपोजिशन की जानब से जो बातचीत की जा रही थी वो किस तरह कह रहे थे कि जी ये देखें बात हुई और टेप लीक हुई,
ऑडियो लीक हुई और उसके बाद जो एक सिलसिला जो शुरू हुआ है ऑडियो लीक होने का, लेकिन इस ऑडियो का ये भी अदालत ने कहा कि सोर्स क्या है। ये भी तमाम जो सूरत हाल है एक दफ़ा वाज़ेह होनी चाहिए, खुलनी चाहिए कि किस तरह ये सूरत हाल है। अगर जो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा, पता चलेगा कि किसने की, क्या किस वजह से की, केस पर असरअंदाज होने के लिए की, कि इसमें ये जो सूरत हाल है आप देखें, वो रिपोर्टिंग का तो जो सूरत हाल है वो अलहदा पता चलेगा कि किसने कितना उसका सोर्स था, क्या था, किस तरह उन्होंने ली, खबर सच्ची भी थी कि गलत थी। एक अजीब सूरत हाल है, लेकिन बहरहाल ये एक सूरत हाल पता चले कि इसमें दाल में कुछ काला ज़रूर है, क्योंकि एक उन्होंने वसीयत अपनी लिखा था, अपना बयान जो लिखा था, स्टेटमेंट लिखी थी, वो सही है। बाकी उसमें ये नहीं पता कि उसमें वर्डिंग सही है कि नहीं सही है, वो अगले हफ्ते तक पता चल जाएगा कि क्या उसमें सही है। तो उसके बाद तो जो ये सूरत हाल है कि अदालत को कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो भी है, कि जो सच्चा है झूठा है, जो उसमें पता चलेगा कि इस तरह की खबरें फैलाने से क्या मुल्क में क्या नुकसान होता है, केस पर किस तरह असरअंदाज होते हैं, तो उनको रोकथाम के लिए इक़दाम करने पड़ेंगे। ठीक है जी, आपका पॉइंट ऑफ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल है EVM पर हुकूमती इसरार, क्या इलेक्शन कमीशन अमल कर पाएगा? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। जो हुकूमत है वो इलेक्शन कमीशन को तभी फंड इलेक्शंस के लिए दे सकेगी जब वो इलेक्शंस EVM के ऊपर होंगे। लिहाजा हमने एक कमेटी जो है वो बनाई है, लॉ मिनिस्ट्री इसके ऊपर एक लीगल ओपिनियन भी अपनी जो है वो बनाएगी, वो देगी, और इसलिए हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसकी तरफ भरपूर तरीके से आगे बढ़े। और पार्लियामेंट ने चूँकि ये अब मैंडेट दिया है, ये लाजम किया है कि इलेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे होने हैं, लिहाजा उसको फौरी तौर के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर जो है वो शिफ्ट किया। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब को आपने सुना, इलेक्शन रिफॉर्म्स और EVM पर बात कर रहे थे। गवर्नमेंट ने EVM के मामले पर इलेक्शन कमीशन के सामने एक बड़ी शर्त रखी है। आज काबीना ब्रीफिंग के दौरान वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि EVM का कानून पार्लियामेंट से मंजूर हो चुका है, आइंदा तमाम ज़िमनी इलेक्शन EVM पर कराना लाजमी है। उन्होंने दो टोक अल्फाज में पैगाम दिया कि अगर इलेक्शन कमीशन EVM के ज़रिए इलेक्शन नहीं कराता तो गवर्नमेंट फंड नहीं देगी। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ये वाजे कर चुका है कि अभी कुछ नहीं कह सकते कि आइंदा जनरल इलेक्शन में भी EVM को इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं। अपोजिशन जमातों ने EVM कानून को अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान कर रखा है। आज इलेक्शन कमीशन ने डस्का ज़िमनी इलेक्शन में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मुतल्लिका शोबाजात से फौजदारी शिकायत का ड्राफ्ट मांगा गया है और महकमाना कार्रवाई के लिए इंक्वायरी कमेटियों की तश्कील के लिए सिफारिशात भी तलब कर ली गई हैं। इसी से मुतालिक हमारा सवाल है, अयाज साहब मैं आपसे आगाज़ करूँ। अब ये जो गवर्नमेंट ने शर्त रखी है और ख़ासतौर पर यह भी कहा है कि फ़ंड नहीं दिए जाएंगे, आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन अब ज़िमनी इलेक्शन में इसको ट्राई कर सकेगा? EVM को काबिल अमल है इलेक्शन कमीशन की कैपेसिटी को मद्देनज़र रखते हुए? देखिए, वो जो कल हम बात कर रहे थे ना बुलडोज करने की, कि चूँकि हमने तय कर लिया है कि इसी तरह होना है, तो ये बिल्कुल वही सिचुएशन है कि इलेक्शन कमीशन को धमकी भी दे दी कि आपको फंड्स भी नहीं मिलेंगे अगर आप EVM पे इलेक्शन नहीं कराने जा रहे हो। अच्छा, एक चीज़ जिस पे इतने सारे एतराज़ात ऑलरेडी थे इलेक्शन कमीशन के, वो एतराज़ात सुनने की बजाय आपने ठीक है जी, वो पार्लियामेंट से भी आपने वो इसकी गो हेड ले लिया और अपनी मर्ज़ी से ले लिया कि ठीक है जी अब ये चूँकि इस्तेमाल होना है। तो मुझे बड़े खौफनाक डेडलॉक की तरफ बढ़ते हुए मामलात लग रहे हैं, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन इसके लिए तैयार नहीं होता, देखिए गवर्नमेंट अपनी जगह जो मर्जी कहे, इलेक्शन कमीशन की रिप्यूट भी तो स्टेक पे होगी ना। इलेक्शन कमीशन अगर समझता है कि EVM सेफ नहीं होगा वोटिंग के लिए इसको इस्तेमाल करना, ये कहीं मामलात गड़बड़ हो सकते हैं, तो बात तो इलेक्शन कमीशन पे आएगी सबसे ज़्यादा। फिर अगले 5 साल गालियां किसको पढ़नी है? इलेक्शन कमीशन को पढ़ेंगी। पिछली दफ़ा कुछ और चीज़ों को पढ़ती रही, इस दफ़ा फिर EVM के थ्रू इलेक्शन कमीशन को पढ़ेंगी। तो मेरे ख्याल में इतना हट धर्म नहीं होना चाहिए, इतनी जिद नहीं करनी चाहिए। बेहतर यह है कि गवर्नमेंट बैठ के अपनी इलेक्शन कमीशन के साथ बात करे, उनकी बात सुने। जब वो कहते हैं कि जी फलां चीज़ इसमें ठीक कर लें तो कर लेनी चाहिए, और इतनी जिद नहीं करनी चाहिए कि जी हर आपने जो ज़िमनी इलेक्शन कराना है उसी पे कराएं। अभी 4-5 दिन बाद एक ज़िमनी इलेक्शन लाहौर में होने वाला है, तो इलेक्शन कमीशन अगर उसके लिए तैयार नहीं तो इसका मतलब है फंड्स नहीं देंगे, तो फिर इलेक्शन नहीं होगा। इसका तो यही मतलब है ना। तो फिर इलेक्शन कराने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे ख्याल।
अगर ईवीएम पे इलेक्शन कमीशन नहीं जाता तो फिर ये बैठे ना आराम से। ज़ाहिर है आपकी बात दुरुस्त है। 20-25 साल में वैसे भी वो कहते हैं ना ठीक हो जाएंगे मामलात मुल्क के। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात भी तो फिर गवर्नमेंट नहीं दूर करने हैं। आमिर साहब देखें, जैसे ही कानून मंजूर हुआ है ना तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उमर हमीद खान, और हमारे साकिब विर्क ने स्टोरी भी ब्रेक की। उन्होंने 2 सफ़हात पर मबनी एक ख़त लिखा कि एक तो जो कोसार कम्प्लेक्स है वहाँ पे एक फ्लोर दे दें ताकि जो ईवीएम मशीनें ख़रीदी जाएंगी तो उनको वहाँ रखा जाए। जो वेयर हाउस बनना है उसके लिए इतने अरब रुपए चाहिए हैं, जगह चाहिए है, जो जगह एलोकेट है उसको हमारे हवाले करें ताकि हम अपना काम शुरू कर दें। अच्छा, दूसरे इलेक्शन कमीशन ने 3 कमेटियाँ बना दी, 4 हफ्तों में उनसे रिपोर्ट मांग ली कि जी किस तरह हम कंसल्टेंट हायर करेंगे। ये जो ईवीएम मशीन है जिस पर शिबली फराज को खुद नहीं पता, शुरू करके आए थे फवाद चौधरी, और ये कोई गवर्नमेंट ठेकेदार नहीं है, ये इंटरनेशनल टाइप टेंडर होगा कि जिसमें मशीनें कैसी होंगी, कि क्या होंगी, और आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि 20 कैंडिडेट से ज़्यादा इस मशीन में आते नहीं हैं, और उम्मीदवार तो 25-30 भी होते हैं, वो कहाँ लिखे जाएंगे। ये वो सारे सवालात हैं जो इलेक्शन कमीशन ने इनसे कहा हुआ है कि ज़रा हमें ढूंढ दें। फिर उन्होंने तैयारी के लिए कमेटियाँ भी बना दी, ख़त भी लिख दिया। अच्छा, ये जो फरमा रहे थे फवाद चौधरी साहब कि पार्लियामेंट ने एक्ट बना दिया है, तो पार्लियामेंट का एक्ट हो या हुकूमत हो, ये जो आर्टिकल 83 है ना जिसके तहत इलेक्शन कमीशन को फंड मिलने हैं, वो चार्ज एक्सपेंडिचर है, उस पर तकरीरें आप कर सकते हैं, टका नहीं काट सकते आप आइन के तहत। वो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, जो वो पैसे मांगे आपको बगैर बहस किए देने हैं। और जो देने हैं, तो जब आप कहते हैं कि इस लॉ पे अमल होना है तो उस लॉ के लिए एक तरीक़ाकार होता है कि कंसल्टेंट हायर होंगे, वो बताएंगे किस तरीके से शराइत होंगी, फिर टेंडरिंग होगी, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं जाएगी, उसमें मशीनें बनाने वाले इदारे आएंगे, और उसके ऊपर एक लंबी लिस्ट इलेक्शन कमीशन स्टैंडिंग कमेटी में दे चुका हुआ है सेनेट की कि ये सारा प्रोसीजर करना होगा और हम ज़िमनी इलेक्शन में ट्राई करेंगे। और फिर ये जो शर्त लगा रहे हैं ना, बल्दियात तो अभी आए खड़े हैं, तो कौन कराएगा उन बल्दियात को? ये भाग रहे हैं। वो एक तो मुझे नहीं पता वो सच्ची है झूठी है, एक सोशल मीडिया पे केपीके की चल रही है वीडियो कि पीटीआई के लोग जो वोट मांगने गए थे उनके साथ लोगों ने क्या किया। इनका कैंडिडेट लाहौर से भाग गया, और ये वजीर आजम साहब ने अपनी मीटिंग में कहा कि मुझे शक हो चुका हुआ, मैं रिपोर्ट मंगा रहा हूं कि जमशेद चीमा और उनकी अहलिया ने जानबूझ के तो नहीं हरकत की। मतलब इनके उम्मीदवार ऐसे बड़े इलेक्शनों से भाग रहे हैं कि अगर 1.5 साल बाद या 6 महीने बाद 2 साल बाद इलेक्शन आना है और इतने पैसे खर्च करेंगे, नतीजा उन्हें पता है, वो मौसूफ बहुत ज्यादा आते हैं, उनकी वापसी नहीं हुई अभी तक काबीना में बतौर स्पेशल असिस्टेंट। ये चीजें नजर आ रही हैं कि अब जवाब नहीं है ना, तो हट दर्मी का जो अयाज साहब कह रहे थे कि टकराव करो, इसमें घुमा दो। भाई आज आपकी अभी नवंबर की रिपोर्ट रिलीज हुई है जिसमें महंगाई 21 माह की बुलंद तरीन सतह पे चली गई है, 12% महंगाई है, घी की कीमत 1 साल में 58% ऊपर चली गई है, और बिजली की कीमत 1 साल में 47% आगे चली गई है। आप बजाय इन सवालों का जवाब देने के लोगों को डाल रहे हैं इलेक्शन कमीशन फलाना ढिमकाना। भैया आप आए और जवाब दें कि आम आदमी को रोटी रोजी कैसे मिले। वो उन्होंने कहा हुआ तो है आमिर साहब कि आपने घबराना नहीं है। ब्रिगेडियर साहब नहीं, वो ब्रिगेडियर साहब बताते हैं वोटिंग मशीन्स के थ्रू इलेक्शन करवाए जाएं, लेकिन हुकूमत को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि इसको करवाने के लिए बहुत से पहले मसाइल हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि तमाम पार्टीज़ को मुत्तफिक होना चाहिए। चाहे आपने कानून भी पास करवा लिया, लेकिन जो स्नैक्स हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सेटिस्फाई करना हुकूमत पाकिस्तान का काम है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बताएं उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी उस पर किस हद तक काम कर लिए, क्या क्या स्नैक्स हैं, कैसे दूर किए जा सकते हैं। अगर किसी की भी अपोजिशन की ऑब्जर्वेशन है वो भी चेक करनी चाहिए। आई थिंक अपोजिशन अभी तक कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी, जो कि उनको ज़रूर देनी चाहिए, और गवर्नमेंट को दोबारा फिर प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन देनी चाहिए जिसमें तमाम अपोजिशन के लीडर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में शामिल हों, उनको दिखाया जाए, वो बैठ के देखें कि ये कितने फ़ायदेमंद हैं, क्या इससे जो हम चाहते हैं, जो ठप्पा सिस्टम है, जाली वोटिंग है, मरे हुए लोगों को वोट डालते हैं वो नहीं होगा, और क्या इनमें कुछ स्नैक्स रह गए हैं, क्या ये किसी तरीके से भी कॉम्प्रोमाइज़ किए जा सकते हैं, ये यकीन होना चाहिए। और उसके बाद इसकी प्रोक्योरमेंट भी पॉसिबल हो सके कि नहीं इतने कम होने से, क्योंकि 1 साल तो तकरीबन डिस्कशन में ज़ाया कर दिया गया है। ये बात ठीक है कि ज़मीनी इलेक्शन में ज़रूर इनको इस्तेमाल करना चाहिए, देखें कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं, और अगर उसमें कामयाब होती है तो फिर मैस स्केल पे हमें ज़ाहिर है कि ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को प्रिकोर करने पड़ेंगे। लेकिन ये कंडीशन कर देना कि जी कि कोई भी इलेक्शन ईवीएम के बगैर नहीं होगा, फंड नहीं देंगे, आई थिंक ये एक इट्स टू मच। गवर्नमेंट को इसके बाद दोबारा रिकंसिडर करना चाहिए। फैसल साहब
ये तो बहरहाल हुकूमत का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए और हुकूमत की ये मेहरबानी भी है कि इसने इलेक्शन कमीशन से ये नहीं कहा कि आप हमारी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दें अभी से, वरना हम आपको जो है ना वो फंड नहीं देंगे। ये इनसे आप ये तवक्का करें, ये भी कर सकते थे। अच्छा ठीक है, ऐसे आमिर साहब ने जो आइनी सूरत हाल की जो है वजाहत कर दी कि वो किस तरह फ़ंड रोक सकते हैं नहीं रोक सकते, लेकिन चले एक लम्हे के लिए मान लें कि हुकूमत ने फ़ंड रोक लिए, तो क्या ये हुकूमत की मुद्दत ख़त्म नहीं होगी? क्या ये हुकूमत कंटिन्यू करती रहेगी? 10 साल 20 साल अगर फंड नहीं देंगे तो ये हुकूमत इमरान खान साहब भी बैठे रहेंगे, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट रहेगी? ये अजीब व गरीब तरह की एक धमकी है कि बिल्कुल जैसे गली मोहल्ले की सियासत में नहीं लोग धमकियां लगा देते हैं। अच्छा आप नहीं तो फैसल साहब जब फंड नहीं देंगे, इलेक्शन नहीं होगा, तो फिर तो यही गवर्नमेंट चलती रहेगी। इलेक्शन ही नहीं होगा तो फिर कैसे इंतकाल इक़्तिदार कैसे होगा? हाँ नहीं, इंतकाल तो 2 महीने पहले हो जाता है ना, उससे पहले छोड़ना होता है। अच्छा देखिए, यही तो इनकी सोच यही है शायद। अच्छा इनकी अपनी कैपेसिटी ये है कि वक्त पे जो पेशावर की मेट्रो उन्होंने शुरू करने में कितनी ताखिर बसें चलानी थी ना, कितनी ताखिर की। कराची की मेट्रो थी, नवाज शरीफ साहब जो है वो कॉरिडोर बना के चले गए थे, सिर्फ बसें ला के चलानी थी, 3 साल हो गए आज तक नहीं चला सके। ये हुकूमत की अपनी जो है वो कैपेसिटी और इस्तेदाद है। और बातें कर रहे हैं कि इतना बड़ा इंकलाबी जो इक़दाम है कि पूरे इलेक्ट्रॉनिक इंतखाबी तरीक़ेकार चेंज करके इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाओ, वो जो है आपने आनन फानन करना है। भाई अगर आपने धमकी देनी थी तो ये शुगर मिल माफिया वालों को देते। अगर तुमने ये शुगर मिल माफिया शुगर की और चीनी की कीमतें कम नहीं की तो तुम्हारी फैक्ट्रियों पे हम कब्जा कर लेंगे। आटा मिल मालकान को धमकियां देते, अगर धमकियां देनी थी, ये धमकी देनी थी तो आप पंजाब के वज़ीर आला को बोलते कि अगर आपने अपनी कारकर्दगी सही नहीं बनाई तो अगला हम आपको टिकट नहीं देंगे, इस ओहदे से हटा देंगे। आपका पूरा का पूरा जोर जो चल रहा है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही चल रहा है। ये तो कमाल हो गया, अजीब व गरीब धमकी लगाई है। तो देखिए इस हुकूमत से कुछ भी तवक्का कर सकते हैं आप। बुज़दार साहब ने 3 हलकों से इलेक्शन लड़ना, अगला आप कह रहे हैं टिकट नहीं देंगे। जी इलियास साहब, नहीं तो इलेक्शन नहीं होंगे ना। देखिए जी, ईवीएम के लिए उस इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए जो इलेक्शन करवाने के लिए गवर्नमेंट ने जो एक तैयार किया हुआ था उन्होंने कर लिया, चाहे अपोजिशन से मुखालफत भी ली लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट से इसको करवा लिया है। तो अब ये इस पर अमल दरामद जो करना है गवर्नमेंट को चाहिए कि तेज़ी से करें, अमल दरामद करें, इलेक्शन कमीशन से बातचीत करें, उनको फ़ंड दें और उसको अमल कर। अगर नहीं करेंगे तो ये मुझे मामला लटकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके लिए अब ये इसके लिए जैसे इसको ख़रीदने के लिए, मशीनों को ख़रीदने के लिए ज़ाहिर है टेक्निकल लोग आएंगे, कंसल्टेंट हायर करने पड़ेंगे, एक लंबा प्रोसेस स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद इसको चलाने के लिए लोगों को ट्रेन करना होगा, ये एक लंबा प्रोसेस है। तो अगले इंतखाबात तक ये अमल पता नहीं होता है पूरा कि नहीं होता। तो इस ये तमाम जो सूरत हाल है इसके लिए गवर्नमेंट को हंगामी तौर पर काम करना चाहिए, वरना अगले इलेक्शन में ये उसी तरह फिर करने पर मजबूर होंगे। तो अब इलेक्शन कमीशन भी आपको पता है कि सामने जो बातचीत उन्होंने अपना स्टार्ट किया, अपना जो इक़दाम स्टार्ट किए उससे भी एक डिले हो सकता है, क्योंकि दोनों इदारों में हमआहंगी नहीं पाई जा रही। गवर्नमेंट और उसमें हमआहंगी नहीं है तो साथ में अपोजिशन, अगर अपोजिशन कोर्ट में चले जाती तो फिर मामला फिर लटक जाता है। सही तो अभी जो हुआ इस पर अमल दरामद तो होना चाहिए। मेरे ख्याल इलेक्शन वालों इनकार ही समझिए। हाँ बस सही है। अच्छा आपको वोट नहीं कास्ट करने जाना पड़ेगा, सुबह से वोट किया यार सब। ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक से हम वापस आएंगे। तीसरा सवाल है, पंजाब में हुकूमती सफ़ों में इख्तलाफात क्या रंग दिखाएंगे? राय लेते हैं हम ब्रेक के बाद। उन्होंने मुझे कहा तो मैंने ये बता दिया। आप लोग साइड पे लगा देंगे, ये लगता है मुझे। ये बात में मुझे पता है। हम अपने मुल्क में जो जुडिशल रिफॉर्म चाहिए, जो पुलिस रिफॉर्म किस तरीके की चाहिए, वो शायद हम लाने में अभी तक कामयाब जो है वो नहीं हुए। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमने अदारों को मजबूत नहीं किया या होने नहीं दिया। नाज़रीन, पंजाब गवर्नमेंट के लिए एक बार फिर बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। लोकल बॉडीज़ ऑर्डिनेंस के इजरा के मामले पर गवर्नमेंट की अहम इत्तेहादी PMLQ ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। गवर्नमेंट ने काफली के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कायम मकाम गवर्नर चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात का फैसला किया है और वज़ीर बल्दियात पंजाब की कल मुलाकात मुतवक्के है। कायम मकाम गवर्नर पंजाब नाराज़ हैं तो बरतानिया के दौरे पर मौजूद हैं गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, वो भी अपनी गवर्नमेंट से कुछ खुश नहीं है। सहाफ़ियों से उन्होंने गुफ्तगू की और शिकायत के अंबार लगा दिए। इदारा जाती रिफॉर्म्स पर भी उन्होंने सवालात उठाए और साथ ही उन्होंने शिकवा किया
कि एक दबंग बंदे को साइड लाइन कर दिया है, जो मुझे बाद में पता चला। मैंने गवर्नर का ओहदा मांग कर नहीं लिया, मुझे दिया गया। इसी से मुतालिक हमारा सवाल है, इलियास साहब मैं आपसे आगाज़ करूँ। एक तो ज़ाहिर है आप कवरेज भी करते हैं, आपके ख्याल में ये लोकल बॉडीज़ ऑर्डिनेंस को लेकर जो इख्तलाफात हैं उनकी क्या सूरत हाल है इस वक्त? और जिस तरह से अब ये चौधरी सरवर साहब ने भी कुछ शिकवे शिकायत सामने रखे हैं, ये मामलात किस तरफ जा सकते हैं? जी, जो चौधरी परवेज़ लाई साहब ने तो वो तो कहा था उन्होंने कि इक़्तिदार की निचली सतह पर मुंतकिली के लिए जो मुख्तलिफ तजावीज़ दी थी, अब उस पर जो बातचीत मुफाहमत की जो पेशरफ्त के लिए मियां महमूद रशीद साहब अब उनसे कल मुलाकात करेंगे। आज मुलाकात करनी थी लेकिन अब कल मुलाकात करेंगे, क्योंकि चौधरी परवेज़ लाई साहब इस वक्त कायम गवर्नर हैं और उन्होंने एक्ट की मंजूरी देनी है, लेकिन उन्होंने अपने इख्तलाफात ज़ाहिर किए हैं, उसमें ज़ाहिर कुछ तब्दीलियाँ वो चाहते हैं, क्योंकि उनका वसी तजर्बा है इस मामले में, तो वो चाहते हैं कि बेहतर अंदाज से इसको किया जाए। बहरहाल पंजाब हुकूमत की जानिब से इसमें चल रहा है, लेकिन जो चौधरी सरवर साहब का है उनके इख्तलाफात काफ़ी अरसे से चल रहे हैं, जो ठंडे थे, लेकिन अब उन्होंने उसको बड़ा ब्लंटली बता दिया है, उसको मीडिया के सामने लेके आए, क्योंकि कुछ दिन पहले भी इनके बड़े इख्तलाफात थे, महंगाई के, जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, तो उन्होंने कहा कि हम किस तरह फेस करेंगे। और ये था, उनको ये भी हमेशा इख्तलाफ रहा कि जब से गवर्नर बने उनकी कोई बात नहीं सुनता, ना उनका कोई कहना मानता, तो इसलिए जो सूरत हाल है तो उसके लिए अब उन्होंने बताना शुरू कर दिया, क्योंकि इलेक्शन करीब हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो बताएं सारे और गवर्नमेंट तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं, क्योंकि अगर नहीं बचाएंगे तो उनकी बात आइंदा कोई भी नहीं गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचेगी, तो फिर आइंदा इलेक्शन लड़ने में उनको मसला होगा। जी आमिर साहब, वो कहते हैं ना, बोली नहीं पर एनी भी नहीं। ये कब के जा चुके होते और यहाँ पे आ चुके होते सैफुल्ला नियाजी, अगर पीटीआई को ये कंफर्म होता जैसे शौकत तरीन की तरह सेनेट की सीट वो दोबारा ले लेंगे। और ये पहले नवाज शरीफ साहब की गोद में भागे थे, गवर्नर बने थे, तो रूल्स नहीं पड़े थे 2011 जो गवर्नर के हैं, ये वफाकी महकमों में काम करते बैठ के सूबे में, मतलब मज़े लेने के लिए आप 3.25 साल बैठे रहे। अब आपको रिफॉर्म याद आ गई, आप पहले हर एक पे चढ़ के बोलते थे, तो ये तो लोगों को पता है कि पंजाब में क्या हो रहा था। और आप कभी क्रेडिट लेते हैं, यूरोपीय यूनियन में मैंने काम किया, मैंने फलानी जगह काम किया, आप बैठ के एक मखसूस लोगों के टोले से मिलते हैं, उस पे इमरान खान तंग हैं। कभी वो सोचते थे इन्हें चीफ ऑर्गेनाइजर बना दें, कभी कुछ सोचते थे, लेकिन आड़े आ गई सेनेट की सीट, वरना सैफुल्ला नियाजी के अलावा भी वो किसी को नहीं बनाना चाह रहे थे गवर्नर। अब बहरहाल अच्छी बात है कि रियाज फतियाना ने भी कह दिया पार्टी ने मुझे निकालना है निकाल दे, लेकिन मैं बात करके रहूँगा। उन्होंने ग्लासगो में जो फैमिली पार्टनरशिप चल रही थी वहाँ पे दोनों वजीरों की जो तोड़ी है इन्होंने आके बताया, और फिर ताहिर सादिक साहब ने, मेजर ताहिर सादिक ने कल असम्बली में कहा कि ये सारे नवाज से और फैमिलियों के साथ गए हुए थे। अब आज फवाद चौधरी को भी दिल में हुई कि जी वजीर तो जा नहीं सकते, ये मेंबर्स एनजीओ के नाम पे चले जाते हैं, तो भाई जो वजीर फैमिलियों और नवासों और पोतों के साथ चले गए थे वो किसके थे? ये अब जब हालात खराब होते हैं ना तो इस तरह की सिचुएशन सामने आती है। मैंने तो कल चौधरी परवेज़ लाई की बात कर दी थी कि वो एक जहांदीदा आदमी है और उसने वो बात कही जो सियासी तौर पर दुरुस्त थी। अब ये सोचना इमरान खान का काम है कि वो किस तरीके से, क्योंकि अभी ये खबर और आई कि जी रिमिटेंसेस में तो आपने 58 अरब रुपए इस महीने में या फालतू ले लिए, लेकिन ये आवाम पे कब लगेंगे? आप तो आए थे कि मैं जनाब टैक्स रिफॉर्म्स लाऊंगा, पैसे आप ले रहे हैं, इंपोर्ट बढ़ गई है, पैसे तभी आ रहे हैं ना टैक्स कलेक्शन पे, तो कुछ कर लें। मैं तो बार बार यही कहूँगा। देखिए सरवर साहब का तो ये पुराना सिलसिला है, ये नवाज शरीफ साहब के दौर में भी इसी तरह की बातें किया करते थे, इसी वजह से फारिग हुए थे। पब्लिकली बहुत कम करते हैं, लेकिन दूसरी मीटिंग्स में ये किया करते हैं इस तरह की बातें। अब पब्लिकली चूँकि कर दी है तो मेरा ख्याल वो आप बैल मुझे मार वाली। मुझे याद है जब ये दोबारा गवर्नर बने तो मेरी इनसे मुलाकात हुई तो मैंने कहा चौधरी साहब तुम फिर गवर्नर बन गए हो। मतलब ये था कि आपने इतनी मेहनत की, इतना उनके खिलाफ बोले और इसलिए फारिग हुए थे कि दोबारा गवर्नर बनना है। क्या फायदा हुआ इस चीज़ का? और परवेज साहब से इनको मतलब ये समझ रहे थे कि हमारी बात होगी, क्योंकि मोनस इलाही और तारिक बशीर चीमा थे उसमें जो कमेटी बनी हुई थी। जी। लेकिन इसके बावजूद अगर इख्तलाफ आया तो मेरा ख्याल है बात पूरी नहीं सुनी गई होगी, जिस वजह से मसला हुआ। जी फैसल साहब, लेकिन 3 जमातें जो है पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ, इसको तो एक तरफ रख दें। ये तो चाहती नहीं है इस मुल्क के अंदर कोई मजबूत और मुस्तहकम बलदियाती निज़ाम हो, लेकिन पहली दफ़ा जो छोटी जमातें हैं
उनके अंदर जो है मुझे बड़ी बेदारी की एक लहर नजर आ रही है इस मजबूत बल्दियाती निज़ाम के लिए, और ऐसा महसूस होता है कि बहुत जल्द जो है ना पूरे मुल्क के अंदर जो है वो तहरीक शुरू हो जाएगी। कराची में तो आइंदा चंद रोज में शायद आपको इसके असरात नजर आ जाए। जमात इस्लामी ने भी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। आज PSP के मुस्तफ़ा गमाल ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। अभी मुस्तफ़ा गमाल का परवेज लाई का भी इस मामले पर राब्ता हुआ है। तो एक बहुत बड़ी अवामी तहरीक नजर आ रही है। आखिरी बात कर दूं, ये जो तहरीक चलेगी ना, तो ये अपोजिशन की तरह स्क्रिप्टेड तहरीक नहीं होगी, ये जेन्युइन अवामी तहरीक होगी जो नजर आएगी सड़कों के ऊपर। हालांकि ये भी टोटल स्क्रिप्टेड है। ठीक जी, मैंने कहा ये भी टोटल स्क्रिप्टेड है। जी ब्रिगेडियर साहब, ये हुकूमत का जो एक बल्दियाती निज़ाम के बारे चले में, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है हमारे साथ ब्रिगेडियर साहब। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।